स्वतंत्र मीडिया पर हालिया हमले उजागर करते हैं सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग की हताशा। पत्रकारों पर सरकारी और कॉरपोरेट दबाव का विरोध करना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा काम। लेखक पी सुधीर। भारत में विचित्र घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब वे लोगों को पहले जैसा चौंकाती नहीं है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि हमारे गणतंत्रीय संविधान को अपनाने के बाद अनुच्छेद 19 जिंदा और जीवंत है, जो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की गई, जिससे देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक बड़ा बदलाव आया है, खासकर मीडिया परिदृश्य में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में 2 मीडिया घरानों और कई यूट्यूब चैनलों को नोटिस भेजकर 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। निंदनीय बात यह है कि इनमें अडानी समूह के आलोचनात्मक संदर्भ भी शामिल थे। आदेश में उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला न्यायालय के 6 सितंबर के एक फैसले का हवाला दिया गया, जिसने अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में एक तरफा आदेश पारित किया था। सरकार ने असाधारण तत्परता दिखाई, जो मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में कम ही देखने को मिलती है। जिला न्यायालय ने अपने काम के लिए दंडित हुए पत्रकारों और वेबसाइटों की बात सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच अर्धन्यायिक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने पूंजी बाजार उल्लंघनों के गंभीर आरोपों की जांच में देरी की। ये आरोप, जिनकी त्वरित जांच की आवश्यकता थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा अडानी समूह के कथित गलत कामों का पर्दाफाश करने के बाद ही जोर पकड़ पाए। फिर भी सेबी ने तब से घोषणा की है कि अडानी बंधुओं ने कोई गलत काम नहीं किया। जिन लोगों को निष्कासन नोटिस दिए गए, उनमें न्यूज लॉन्ड्री, द वायर और पत्रकार रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, देशभक्त और परंजॉय गुहा ठाकुरता शामिल थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी के करीबी सहयोगी गौतम अडानी अपनी कंपनियों के कुकृत्यों को छिपाने के लिए मानहानि का आरोप लगाएंगे। कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ इसी तरह काम करता है। फिर भी सभी प्रभावित मीडिया संस्थाओं और व्यक्तियों ने अपने काम का दृढ़ता से बचाव किया है और इस आरोप को खारिज किया है कि उनकी रिपोर्टिंग बिना शोध या निराधार थी। इसे पूरी तरह से समझने के लिए भारत के मीडिया परिवर्तन की पृष्ठभूमि पर गौर करना होगा। 30 दिसंबर 2022 एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब अडानी ने एक ऋण सौदे से जुड़े अधिग्रहण के नियम का फायदा उठाते हुए एनडीटीवी का लगभग पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इससे भी पहले 2019 की एक रिपोर्ट से पता चला था कि रिलायंस पहले से ही देश भर में 72 मीडिया चैनलों को नियंत्रित कर रहा था और अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति का गर्व से प्रचार कर रहा था। कॉरपोरेट नियंत्रण के इस तरह के संकेंद्रण और इसके अनुरूप आख्यानों को आकार देने की शक्ति ने भारतीय मीडिया में विविधता और संपादकीय स्वतंत्रता की मृत्यु का संकेत दिया है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बाजार है। 189 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होने वाले 1,40,000 से ज्यादा पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, जिनमें 22,000 से ज्यादा दैनिक समाचार पत्र शामिल हैं। देश में 900 से ज्यादा टेलीविजन चैनल हैं, जिनमें से 350 समाचारों के लिए समर्पित हैं, जो 24 घंटे प्रसारित होते हैं। 850 से ज्यादा एफएम रेडियो स्टेशन भी हैं। हालांकि केवल ऑल इंडिया रेडियो को ही समाचार प्रसारित करने की अनुमति है। ब्रॉडबैंड की पहुंच में तेजी से हो रहे विस्तार ने डिजिटल समाचार माध्यमों की बाढ़ ला दी है। इनमें से कई पुराने मीडिया समूहों से जुड़े हैं, लेकिन भारत में 82 करोड़ से ज्यादा सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के कारण
केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तेजी से बदलते मीडिया परिवेश में जिला अदालत के एकपक्षीय आदेश की मनमानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसके जल्दबाजी में क्रियान्वयन को समझना जरूरी है। पिछले कुछ समय से सरकार डिजिटल और सोशल मीडिया सामग्री पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखा रही है। कॉरपोरेट स्वामित्व वाले मीडिया के प्रभुत्व के बावजूद स्वतंत्र माध्यमों की पहुंच, विश्वसनीयता और निरंतरता सरकार और उसके कॉरपोरेट सहयोगियों के लिए चिंताजनक रही है। यही कारण है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी समूह, बेनेट कोलमैन और लिविंग मीडिया, जिनमें से कई अधिग्रहण की होड़ में हैं, की व्यापक उपस्थिति के बावजूद स्वतंत्र आवाजें लगातार हमलों का शिकार होती रहती हैं। विदेशी निवेश ने भारत के मीडिया परिदृश्य को और नया रूप दिया है और इसके ढांचे में वैश्विक प्रभाव को समाहित किया है। क्रॉस मीडिया स्वामित्व आम बात हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण के जटिल जाल बनते जा रहे हैं, जो विविधता और संपादकीय स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। ये बदलाव प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों के साथ साथ हुए हैं, जैसा कि 2019 में हुआ, जब हिंदी दैनिक भास्कर के संपादक को अडानी समूह की आलोचनात्मक रिपोर्टों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह नवफासीवादी लक्षणों से चिह्नित एक अंधकारमय समय है, जहां समाचार, सत्य और तर्क को ताक पर रखा जाता है। अन्यथा क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स के सीईओ मेरेडिथ कोपिट लेवियन ने डोनाल्ड ट्रंप के 15 अरब अमरीकी डॉलर के मुकदमे की आलोचना करते हुए उसे प्रेस विरोधी प्लेबुक बताया और कहा कि उनकी कंपनी उसके आगे झुकेगी नहीं। लेवियन ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप अपने मित्र मोदी के भारत के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी प्रेस के दमन ने हिंसक रूप ले लिया है। गाजा में नेतन्याहू की आईडीएफ की ज़ायोनी ताकतों ने जानबूझकर मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया है। सच्चाई को दबाने की इस चल रही उपनिवेशवादी परियोजना में 270 पत्रकार पहले ही मारे जा चुके हैं। 1988 से हम बहुत आगे आ गए हैं, जब एडवर्ड एस हरमन और नोम चोम्स्की की अग्रणी कृति मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट ने पहली बार उस प्रचार मॉडल की रूपरेखा तैयार की थी जो आधुनिक मीडिया पर मन और चेतना को नियंत्रित करने के एक वैचारिक उपकरण के रूप में हावी होगा। आज उनकी चेतावनियां बेहद स्पष्टता से गूंजती हैं। भारत में असहमति को दबाना, स्वामित्व का केंद्रीकरण और स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमले सरकार और उसके कॉरपोरेट सहयोगियों दोनों की गहरी चिंता और हताशा को उजागर करते हैं। इस लहर का विरोध करना, जैसा कि स्वतंत्र पत्रकार करते रहे हैं, आगे बढ़ने का हमारा एकमात्र रास्ता है।